लास्ट वीडियो में हमने बात किया था थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़। उसमें हमने बात किया था पैथोलॉजी के बारे में, जनरल पैथोलॉजी के बारे में, हैनिमैनियन पैथोलॉजी के बारे में और उसके साथ साथ होम्योपैथिक पैथोलॉजी के बारे में। पैथोलॉजी और होम्योपैथिक पैथोलॉजी में क्या डिफरेंस है उसको भी देखा था। कॉज, जिसको मेटेरियलिस्टिक माइंड वाले कॉज मानते हैं, उस कॉज के पीछे के कॉज क्या है उसको हमने देखा था सब्सटेंशियलिज्म वाइटलिज्म के माध्यम से। उसके साथ साथ डिफरेंट फंडामेंटल कॉज और साथ में एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज के बारे में भी देखा था। तो ये था इस चैप्टर का पहला हेडिंग। अब आते हैं हम सेकंड हेडिंग पे। सेकंड हेडिंग है रिलेशन ऑफ बैक्टीरिया टू होम्योपैथी। अब यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है कि बैक्टीरिया का होम्योपैथी के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहला ही रिलेशन है कि बैक्टीरिया की खोज डिस्कवरी की बात करें तो हैनीमैन ने ही किया था 1831, जहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन का एक इपॉक एक डिस्कवरी थी, एक खोज थी कि इस बीमारी को यानी कि कॉलरा को डेवलप कराने में, कॉलरा को फैलाने में कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी जीवाणु का ही हाथ है। बाद में मॉडर्न साइंस वाले बहुत बाद में जब माइक्रोस्कोप सामने आया उसके माध्यम से उन्होंने वही चीज़ को वेरीफाई किया जो बातें हैनीमैन ने काफ़ी पहले कह दिया था। तो फर्स्ट पैराग्राफ से ये तो समझ में आ चुका है कि होम्योपैथी का रिलेशन बैक्टीरिया के साथ काफ़ी खास ही है और रिलेशन होना भी चाहिए खास, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस करने में, सामने लाने में डॉक्टर हैनीमैन का ही हाथ रहा है। भले ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट वाले इसको न माने, बट एलोपैथिक वर्ड भी डॉक्टर हैनीमैन ने ही दिया और इस कॉन्सेप्ट को भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्सेप्ट को भी डॉक्टर हैनीमैन ने ही दिया। इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ पे बोला गया कि हैनीमैन का जो क्रोनिक डिजीज़ का कॉन्सेप्ट था उसको काफ़ी कम सराहा गया। उस पर काफ़ी क्रिटिक्स भी हुए और इसलिए भी हुआ क्योंकि लोगों ने उनके कॉन्सेप्ट को सही से समझा ही नहीं। एक्चुअल में क्रिटिक्स करना काफ़ी आसान होता है, बट उसके पीछे लॉजिक क्या, किस लॉजिक के साथ आप एक क्रिटिक्स कर रहे हैं यह भी सोचना चाहिए। आपने एक और चैप्टर पढ़ा होगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हाँ, यूनिटी ऑफ मेडिसिन में आपने पढ़ा होगा थेराप्यूटिक निहिलिज्म या सियोलिस्ट वर्ड आपने सुना होगा। वैसे लोग जो किसी प्रिंसिपल को समझते नहीं है, जानते नहीं है, बट उसके पीछे वो कटाक्ष करते हैं। कुछ वैसा ही डॉक्टर हैनीमैन के क्रोनिक डिजीज़ के कॉन्सेप्ट के साथ हुआ, बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो कॉन्सेप्ट काफ़ी ऑथेंटिक है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन का जो कहना था कि कहीं ना कहीं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये पैरासाइट जो है, ये डिजीज़ को डेवलपिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। आगे के पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जो पैरासाइटिकल नेचर के जो डिजीज़ थे उनको सूरा से रिलेट किया गया, जो कि नॉन वेनेरियल क्रोनिक डिजीज़ उनको कहा भी गया, सूरा से रिलेट किया गया कि उसमें जो इरप्शन होते थे उसको सप्रेस कर दिया जाता था किसी भी एक्सटर्नल एलोपैथिक मेजर के द्वारा हुआ, या वैसे ट्रीटमेंट जो कि किसी प्रिंसिपल पे आधारित नहीं है उसके आधार पे उसको सप्रेस कर दिया जाता था। तो बहुत सारे डिजीज़ डेवलप हुआ करते थे। और आप देखते भी होंगे अभी आप जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जब आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मेजियल सप्रेस होता है तो ओटोरिया जैसी समस्या, और कितने आपने देखे होंगे पैरासिटिकल नेचर के जो ऑर्गेनिज्म है उनको सप्रेस किया जाता है तो डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन डेवलप होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो है हैनीमैन का जो कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग मैजम का जो सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन आप देखेंगे तो वहाँ डिफरेंट डिजीज़ वो फॉर्म करती है, चाहे वो सोरा के कारण हो और सिफिलिस के कारण हो या साइकोसिस के कारण हो। तो हैनीमैन का जो क्रोनिक डिजीज़ का कॉन्सेप्ट काफ़ी ऑथेंटिक और वेरीफाइड है और आज के समय में कुछ उसका रिलेशन उससे मिलाया भी जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में साइंस भी इसको पूरी तरह वेरीफाइड कर ले। सोरा को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, बट इस बुक में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो सोरा को पैरासिटिकल नेचर से, पैरासिटिकल ऑर्गेनिज्म से रिलेट किया गया है। तो आगे वो पॉइंट आएगा उस पर मैं फिर से डिक्टेट करूँगा। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी एडेड है कि हैनीमैन का जो एक्सपीरियंस था या हैनीमैन का जो नॉलेज था फार बियॉन्ड था, यानी कि बहुत आगे की सोच रखा करते थे और उस समय साइंस इतना डेवलप्ड ही नहीं था कि उन सारी चीज़ों को या उनके जो भी थॉट थे उसको पूरी तरह वेरीफाई किया जा सके। अब आते हैं हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि जब माइक्रोस्कोप के द्वारा वेरीफाइड कर लिया गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ द कॉज ऑफ द डिजीज़, उसके बाद एलोपैथिक साइंस या मॉडर्न साइंस ने क्या किया उसके बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, उसको हम देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ पॉइंट है जैसे कि प्रोफाइलैक्सिस।
सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी कि ये प्रोफाइलैक्सिस की बात, बचाव की बात, हाइजीन मेंटेन करने की बात, सैनिटेशन की बात, यानी कि हम जान गए कि इस जीवाणु के कारण, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिजीज डेवलप हो रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, प्रोफाइलैक्सिस का काम कर रहे हैं, सैनिटेशन का काम कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। नो डाउट ये भी बेटर है, बट हमें यहाँ पे क्योर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। एंड क्योर ऑफ दीज डिजीजेज, यानी कि ये सारे प्रकरण किए जा रहे थे, बट जो क्योर की बातें हैं वो यहाँ पे नहीं की जा रही थी, या बोल सकते हैं कि आज के डेट में भी ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो लास्ट में एक ऑप्शन क्या आता है, वैक्सीन ट्रीटमेंट, यानी कि कुछ ना हो सका तो कुछ ऐसा कर दो, लाइक वैक्सीन। वैक्सीन ट्रीटमेंट के बारे में भी यहाँ पे बहुत सारी बातें की गई है, जिसमें से ये आप इस बुक को रेफ़र कर लेना, वहाँ पे अच्छे अच्छे पॉइंट दिए हुए हैं। बट एक पॉइंट जो मैं यहाँ डिक्टेट करना चाहूँगा, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज क्लियरली शोन बाई हेक्टन द सिंपल फैक्ट इज़ दैट वी हैव नो रिलायबल, गौर कीजिएगा इस बात पे, वी हैव नो रिलायबल एविडेंस टू शो दैट वैक्सीन एज यूज कॉमनली हैव द यूनिफॉर्मली prompt and specific curative effect proclaimed by optimistic and especially by certain vaccine maker, यानी कि वैक्सीन ट्रीटमेंट को भी यहाँ पे हैक्टन डिनाई कर रहे हैं। और इस बात को रिलेट किया जा सकता है कि आज के डेट में भी सेकेंड दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी बहुत सारे लोग कोविड की चपेट में आ रहे हैं, और धीरे धीरे आपने देखा होगा कोविड के वेरिएंट चेंज हो रहे हैं। तो क्या जैसे जैसे वेरिएंट चेंज होंगे आप वैसे वैसे वैक्सीन चेंज करेंगे, यानी कि एक बीमारी से बचने के लिए आप बॉडी में कितनी सारी बीमारी पैदा करवा रहे हैं, यानी कि एक बॉडी कह सकते हैं डिजीज़ कंडीशन में ही जा रही है। क्योंकि जो भी वैक्सीन के माध्यम से जो एंटीजन बॉडी में दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक डिजीज़ ही प्रोड्यूस करता है ताकि बॉडी में एंटीबॉडी बन सके। तो ये प्रोसेस कितना सही है ये आप अपनी सोच के आधार पर भी लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमेशा से डिनाई किया गया। और एक और यहाँ पे कोटेशन है वैक्सीन को लेके, वैक्सीन थेरेपी वाज बॉर्न इन द इनर मोस्ट चैम्बर ऑफ लेबोरेटरी साइंस, यानी कि एक चैम्बर में बैठ के इस थेरेपी का निर्माण किया जाता है, इसको बनाया जाता है। काफ़ी एक बड़ा ये अच्छा कोटेशन है और एक कटाक्ष भी है इस थेरेपी या इस वैक्सीन ट्रीटमेंट को लेके। तो ये सारी बातें थी मॉडर्न साइंस से रिलेटेड। अब आते हैं होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में खासकर जो होम्योपैथिक मेडिकेशन है इन सच बैक्टीरियल डिजीज़, लाइक यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। कॉलरा जब 1831 में जब फैला था तो वहाँ पे वेरेट्रम, क्यूप्रमेट, इस तरह की मेडिसिन वहाँ पे सजेस्ट की गई थी हैनीमैन के द्वारा एज अ प्रिवेंटिव के तौर पे और एज अ क्यूरेटिव के तौर पे। तो वेरेट्रम एल्बम, क्यूप्रमेट जैसी मेडिसिन और एक और मेडिसिन थी जिसको वहाँ पे सजेस्ट किया गया था हैनीमैन के द्वारा। चाहे वो टाइफाइड का केस हो या टाइफस हो, येलो फीवर हो, क्रूप हो, डिफ्थेरिया हो, न्यूमोनिया हो, रोमेटिज्म हो एंड एक्सेट्रा, जितने जो बैक्टीरियल डिजीज़ यहाँ पे उसके नाम दिए गए हैं, जहाँ पे यहाँ तक कि ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर की बातें की गई हैं, जहाँ पे जो डोमिनेंट स्कूल है, जो भी मॉडर्न कंसेप्ट है उसको डिनाई करते हैं उसके ट्रीटमेंट को, वहाँ पे होम्योपैथी काफ़ी अच्छा रोल निभा सकती है। और यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है कि इस क्षेत्र में होम्योपैथी को लेके नए नए रिसर्च होने चाहिए। इस डिजीज़ कंडीशन में होम्योपैथी का क्या रोल है उससे रिलेटेड रिसर्च भी होने चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक साइंस टोटली डिनाई करता है इसके ट्रीटमेंट को। तो वहाँ पे होम्योपैथी से जितना हो सके, और इन सारे कंडीशन में होम्योपैथी काफ़ी इफेक्टिव भी साबित होती है प्रैक्टिकली भी। तो होम्योपैथी का अप्रोच इस सारे क्षेत्र में ये रिसर्च के माध्यम से भी होना चाहिए। तो ये बातें थी और कुछ डिजीज़ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए थे उसके हिसाब से। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक फॉर डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक दवा का चुनाव करना, उसको देना, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। क्योंकि दो इंडिविजुअल अगर सेम डिजीज़ से भी सफ़र कर रहे होते हैं तो दोनों का जो एक्सप्रेशन होता है, दोनों का जो सिम्टम भी होता है काफ़ी डिफ़र होता है। सो जो इंडिविजुअल अप्रोच की बात जो डॉक्टर हैनीमैन ने जो सजेस्ट किया, जो एक प्रिंसिपल ही बोल सकते हैं होम्योपैथी का, उस पर अगर हम वर्क करते हैं तो वही हमें आगे फर्दर कोई डिजीज़ कोई भी हो उसमें क्योर दिलाने में हेल्प करता है।
अब कुछ पॉइंट डॉक्टर हैनीमैन ने पैरासिटिकल नेचर से जो डिजीज डेवलप हो रहे थे, पैरासिटिकल ऑर्गेनिज्म के बारे में भी कहा है, उसको देख लेते हैं। कुछ यहाँ पे जो पॉइंट ऐड है, हैनीमैन वाज द फर्स्ट टू परसीव एंड टीच द पैरासिटिकल नेचर ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटाजियस डिजीज, यानी कि पैरासिटिकल नेचर के डिजीज़ को भी इंट्रोड्यूस कराने में डॉक्टर हैनीमैन का ही हाथ रहा है। उन्होंने इसके बारे में सामने रखा, इस कॉन्सेप्ट को सामने रखा। पैरासिटिकल ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिजीज़ को डेवलप कराने में हेल्प कर रहे हैं। तो डॉक्टर हैनीमैन ने पैरासिटिकल नेचर ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटाजियस डिजीज़ के कॉन्सेप्ट को भी सामने लाया, लोगों के सामने रखा। लास्ट में यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी की बात की गई है कि हाँ, नेचर में, इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वो ट्रैवल करते रहते हैं, वो हमारे बॉडी में एंट्री भी करते हैं किसी भी माध्यम से, बट वो हमें अफेक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बॉडी की ससेप्टिबिलिटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। जब तक उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक हमारे बॉडी पे उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। इसलिए कोविड के समय सभी बीमार नहीं हो रहे थे, बीमार वही हो रहे थे जो उसके प्रति ससेप्टिबल हो रहे थे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। हमने स्टार्ट किया था रिलेशनशिप से और लास्ट में ख़त्म किया ससेप्टिबिलिटी पे। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लेटेंसी की बात की गई है। लेटेंसी यानी कि छुपा हुआ, हिडन। यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने ये बोला है कि जो सोरा, सिफिलिस या साइकोसिस, ये हमारे बॉडी में हिडन रहते हैं, यानी कि लैटेंट फॉर्म में रहते हैं। जब फेवरेबल इन्वायरमेंट डेवलप होता है, फेवरेबल कंडीशन डेवलप होता है, तब वो अपना मैनिफेस्टेशन बॉडी पे दिखाते हैं, उनका मैनिफेस्टेशन हमको देखने को मिलता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेटेंसी में कुछ खास नहीं है, बस इसको बताया गया है माइजम को जो लैटेंट फॉर्म में रहते हैं और कैसे वो एक्सप्लोर होते हैं किसी भी एक्साइटिंग फैक्टर या मेंटेनिंग फैक्टर के द्वारा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बुक को ज़रूर रेफ़र करें। इसके अलावा भी डिफरेंट पॉइंट हैं जिसको अगर आप रीड करेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट जो हेडिंग है उस पर बात करेंगे। मुझे लगता है टॉक्सिकोलॉजिकल थ्योरी और कुछ हेडिंग मेटास्टेसिस जैसे टॉपिक भी बच गए हैं, तो एक सेपरेट वीडियो में उन पर हम बातें करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हैनीमैन।